बात करेंगे कि क्या आज के दौर में सोशल मीडिया बेलगाम हो गया है। हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के समय पीएम मोदी ने एक बेहद जरूरी वीडियो संदेश जारी किया। इस वीडियो में करोड़ों की तादाद में लोगों ने इस वीडियो को देखा, लेकिन यह वीडियो अचानक से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक से हटा दिया गया। इसे लेकर भारत में खूब हंगामा हुआ। सरकार ने सख्ती दिखाई तो मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने भारत सरकार से माफी मांग ली। कंपनी ने यह भी माना कि डीप फेक और कंटेंट मॉडरेशन से जुड़ी ये बड़ी चूक है। आज की बहस में सवाल इसी से जुड़ा है कि क्या पीएम मोदी का वीडियो संदेश हटाना संयोग था या प्रयोग था। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ेगा, आज इसी पर हम बात करेंगे। तो पीएम का वीडियो हटाने के मामले में जुकरबर्ग की तरफ से माफी मांग ली गई है। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने सीएसएएम, डीप फेक और प्लेटफॉर्म संचालन में हुई खामियों पर अपनी क्षमा याचना की। सवाल है कि क्या माफीनामे से यह विवाद थम जाएगा। मेटा पर सरकार की सख्ती का असर। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने माफी मांगी। मार्क जुकरबर्ग की इस माफी को बेहद अहम माना जा रहा है। भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही को लेकर चल रही बहस के बीच मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री यानी सीएसएएम, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म संचालन में हुई खामियों पर माफी मांगी। मार्क जुकरबर्ग ने स्वीकार किया है कि मेटा के प्लेटफॉर्म पर सीएसएएम, डीप फेक कंटेंट और संचालन से जुड़ी कुछ गंभीर कमियां सामने आई थी। उन्होंने इस मामले पर खेद जताते हुए कहा कि कंपनी इन समस्याओं को दूर करने के लिए काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सरकार के साथ हालिया बातचीत के दौरान उन्होंने इन मुद्दों पर खेद जताया। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब संसदीय समिति पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने के मामले में मेटा पर सख्त रुख अपना चुकी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने के मामले में संसद की संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने मेटा से कड़ी नाराजगी जताई थी। समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा था कि यदि ये तकनीकी गलती थी तो ये बेहद गंभीर है और यदि जानबूझकर किया गया तो ये प्रधानमंत्री की छवि खराब करने का प्रयास माना जाएगा। मार्क जुकरबर्ग को व्यक्तिगत रूप से माफी मांगनी चाहिए। 23 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर युवाओं के नाम एक वीडियो पोस्ट किया था कि मामलों में सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया था, लेकिन कुछ समय बाद मेटा ने यह पोस्ट हटा दी। बाद में कंपनी ने पोस्ट फिर से बहाल कर दी और कहा कि यह तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हुआ था। मेटा ने इस पर माफी भी मांगी, लेकिन आईटी मंत्रालय ने कंपनी की सफाई को संतोषजनक नहीं माना। पीएम मोदी का वीडियो हटाने के मामले में क्रोनोलॉजी की बात करें तो 23 जुलाई को पीएम मोदी ने वीडियो पोस्ट किया था। 28 जुलाई को मेटा ने वीडियो हटा दिया। 28 जुलाई को आईटी मंत्रालय की तरफ से मेटा से जवाब मांगा गया। 4 अगस्त को मेटा के अधिकारियों ने आईटी सचिव से मुलाकात की। 5 अगस्त को संसदीय समिति ने जुकरबर्ग को माफी मांगने के लिए कहा। अब जुकरबर्ग की माफी आ गई है। मार्क जुकरबर्ग की माफी के बाद निगाहें संसदीय समिति की अगली प्रतिक्रिया पर रहेंगी। ये देखना होगा कि समिति इस माफी को पर्याप्त मानती है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाने के मामले में अलग से व्यक्तिगत जवाबदेही की मांग जारी रखती है। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही, कंटेंट मॉडरेशन और सेफ हार्बर संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर भी आगे बहस तेज रहने की संभावना है। टीम न्यूज़ नेशन। तो आज के मेहमानों का परिचय आपसे करवा दूं। बीजेपी से अनंत अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं। अंश वत्स कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय राठी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साक्षर दुग्गल साइबर एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है। अनंत अमित, शुरुआत आप ही से करते हुए सवाल बहुत सीधा है कि पीएम का वीडियो हटाना संयोग माना जाए या प्रयोग माना जाए, और चूंकि मेटा ने माफी मांग ली है तो क्या ये मामला यही खत्म माना जाए या अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी में भी है सरकार? क्या प्लानिंग है? देखिए पयोधी जी, जिस तरीके से 23 तारीख के बाद जो घटना घटी, वो एक दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है मेटा, जो कि इंस्टाग्राम, फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। और जिस तरीके से हमारे संसदीय कमिटी ने उनको 3 दिन का नोटिस दिया था, 3 दिन के नोटिस के बाद, चूंकि हमारे आईटी मिनिस्टर भी जिस तरीके से आईटी से आते हैं, आईटीएन है वो, उसके बाद उन्होंने आईएएस किया, उसके बाद तो उनको एक एक चीज की जानकारी होती है। और जिस तरीके से आपने देखो, कमेटी के अध्यक्ष निशिकांत दुबे जी ने, उन्होंने 3 दिन का समय दिया था। और उसके बाद ये बहुत बड़ी बात है कि मेटा जैसी कंपनी
भारत के प्रधानमंत्री से माफी मांगता है, लेकिन ये जांच का विषय है कि ये संयोग था या प्रयोग था। निश्चित तौर पे देश की जनता भी जानना चाहती है। और उन्होंने अपने माफीनामे में प्रभु पयोधी जी लिखा है कि एक कंटेंट को विस्तार को बढ़ाने के लिए जो हमें पैसे मिला था, उसके वजह से उनको हमने बढ़ाने का काम किया था, ये भी उसमें लिखा गया है माफीनामे में। और जिस तरीके से कल ग्लोबल हेड आकर आईटी मिनिस्टर से मिलकर अपनी माफीनामा देता है और लिखित माफी मांगते हैं, ये हमारे देश के लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि हमारे जैसे देश को इतनी बड़ी कंपनी, दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी हमारे माननीय प्रधानमंत्री से माफी मांगती है, सरकार से माफी जो बात मांगती है। आप मेंशन कर रहे हैं उसमें ये लिखा गया कि किसी कंटेंट को प्रमोट करने के लिए जो बड़ी रकम दी गई, वो खर्च की गई, जिससे अवैध कंटेंट जो है उसे प्रमोशन मिला, ये बात उसने माना, आपने भी मेंशन किया। तो मेरा सवाल ये है इस पर, उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि वो जो पैसा है, वो फंडिंग है, वो क्या थी और वो कंटेंट क्या था। तो क्या अब ये और गंभीर विषय नहीं बन गया है? उनके पत्र के बाद जिस तरीके से पत्र मिला है और आईटी मिनिस्टर ने उसके बाद चर्चा की, और चर्चा के बाद मुझे लगता है कि सरकार इसकी भी जांच करेगी, और जो उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से दिया है ये निश्चित तौर पे जांच का विषय है। और मुझे लगता है कि जांच होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में हमारे पैसों से करोड़ों रुपए की इनकी इतनी बड़ी कंपनी बढ़ के खड़ी हुई है, हमारे देश के करोड़। और यदि हम तो कह रहे हैं कि अगर वो माफी नहीं मांगते तो हमारे देश में 150 करोड़ की आबादी है, एफआईआर की बाढ़ आ जाती और मेटा को सलाखों के पीछे जाना पड़ता, उनको तो माफी मांगना ही था। और चूंकि करोड़ों लोगों की आस्था से साथ जुड़ा हुआ है ना, 4 घंटा माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस तरीके से इंस्टाग्राम पे उनके फॉलोअरशिप है, तो निश्चित तौर पे फॉलोअर्स को भी तो ये लगता है ना। और ये पूरी, मुझे तो लगता है कि पयोधी जी, ये पूरी साजिश थी और साजिश का पर्दाफाश भी होगा। जिस तरीके से उन्होंने माफी मांगा है, माफी के बाद उस पर जांच भी होगी, और जांच में मुझे लगता है कि कार्रवाई भी सरकार करेगी। ठीक है। अंशवत्स, विपक्ष की तरफ से भी कई बार ऐसे सवाल उठाए गए हैं जिसमें यह कहा गया कि कंटेंट के साथ छेड़छाड़ होती है और इस तरह से एल्गोरिदम को देखकर ही कंटेंट को आगे प्रमोट किया जाता है। पहली बात तो देश के प्रधानमंत्री का वीडियो कई घंटों के लिए गायब हो जाना, इसको विपक्ष कैसे देखता है? नहीं, देखो, चिंता का विषय तो ये भी है कि जब तमिलनाडु में शपथ ग्रहण था विजय थलापति का, तो उस समय पर राहुल गांधी जी की वीडियो को भी हटा दिया गया था। उसमें तो सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। सरकार ने संज्ञान इस पे नहीं लिया कि कैसे सरकार ने एक पॉलिसी लेकर आई थी जिसके तहत जो है उन्होंने ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सबको ये कहा कि भाई हम जो सरकार की आलोचना करेगा उन वीडियोस को हम हटाने का काम करेंगे, आप ये वीडियोस मत करिए। अभी आपको याद होगा इसी जंतर मंतर पे प्रदर्शन के समय पे कैसे जो है दिल्ली पुलिस ने चुन चुन के उन सबको कहा कि आप ये वीडियो हटाइए, आप ये वीडियो हटाइए, वीडियो हटाइए। आपने कैसे जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा कि अपने लोगों को जारी करके कि आप जंतर मंतर पे नहीं जा सकते, अगर आप जाएंगे तो हम आप पे कानूनी कार्रवाई करेंगे। अभिव्यक्ति की आजादी तो यहाँ पे भी दिखती है ना सरकार की। अगर सरकार जो है फ्री एंड फेयर बातें पे बात करती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करती है, तो हर एक मसले पे बात होनी चाहिए। मतलब सच्चाई क्या है कि इनको सोशल मीडिया से परेशानी इसलिए, उनको चाहे मेटा हो, फेसबुक, ट्विटर, उनसे परेशानी इसलिए होती है, मैं आपको बताता हूं। तभी तो आपको याद होगा कि देवेंद्र फडणवीस ने भी जो है विधानसभा में कहा था उनको भाड़े के टट्टू जो उनसे सरकार से सवाल पूछते हैं। पता है क्यों? पयोधी ये इसलिए उनको होता है क्योंकि जब मोदी सरकार जो 12 साल में 6,000 करोड़ रुपया मेन स्ट्रीम मीडिया पे पैसा खर्च करती है ना आर्ट्स के लिए, योगी सरकार 2.3 करोड़ रुपया हर रोज खर्च करती है, तो उनका वो प्रोपेगेंडा चल नहीं पाता है। अभी इन्होंने यहाँ पे जंतर मंतर की बात की, जंतर मंतर पे उस प्रदर्शन को जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने पहले शुरुआत में तो गायब रखा, 20 जुलाई की मैं आपको कई क्लिप्स दिखा सकता हूं मेन स्ट्रीम मीडिया के। उन्होंने कहा कि अरे वहां पे तो 50 आदमी है, अरे वहां पे तो कोई भी नहीं है। फिर वहां पे जो जनसैलाब आया, उस जनसैलाब को जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाया, उसको सोशल मीडिया ने उठाने का काम किया। इस वजह से मोदी सरकार को शुरुआत से जो है सोशल मीडिया से कमी रहती है। वो मुद्दे ये सोशल मीडिया उठाता है, चाहे अरावली मुद्दे की बात हो जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने बाद में स्वतः संज्ञान लेने का काम किया, या फिर आप बात कर लीजिए कि कैसे इनकी सरकार की पोल खोलने की बात हो, या फिर वो बात हो कि कैसे मोदी जी के पुराने बयान जो है सोशल मीडिया पे आज भी वायरल हो जाते हैं। कैसे उन्होंने शुभेंदु अधिकारी जी के टेबल के पहले नीचे से पैसा लेने वाला बयान को कोट करते थे, आज आपने उनको ही सीएम बना दिया। तो सारे बयान जो ना सोशल मीडिया पे घूमते रहते हैं, वो एल्गोरिथम ऐसा बन जाता है। तो उन्हीं सब बातों की वजह से उनको सोशल मीडिया पे जो है 26 जुलाई 1975 को प्रेस पे जिस तरीके से प्रतिबंध लगाने का काम सरकार ने किया था, और 20 तारीख के बाद पयोधी जी से पूछिए कि पूरे हिंदुस्तान से लेकर विदेशों तक का मीडिया में जिस तरीके से जंतर मंतर को दिखाया, 4-4 पेज अखबारों का छपा हुआ था पूरे फोटो के साथ। नहीं, अब मैं बताता हूं, अब सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूं अभिव्यक्ति की आजादी क्या होती है, मैं बताता हूं आपको। यूपी में एक पत्रकार था, उन्होंने मिड डे मील को दिखाने का काम किया, आपकी योगी सरकार ने उसको जेल में डाल दिया। ये आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है, ये अभिव्यक्ति। अरे उसका नाम बोलिए ना, सुन लीजिए, प्लीज ऐसे बीच में तो लीजिए, अब आपने काउंटर किया है, वो जवाब दे रहे हैं, सुनिए।
सुनिए सुनिए। अब मैं आपको बताता हूँ, दूसरा मैं आपको बताता हूँ, एक आपके यूपी में एक और व्यक्ति थे, उन्होंने जो है सड़क की जो दुर्दशा थी योगी सरकार में, उनपे उन्होंने वीडियो बनाया, जो है उस पे योगी सरकार ने उनको जेल में डाल दिया। आप आ जाइए जम्मू कश्मीर में, एक पत्रकार ने जो आपकी सरकार से सवाल पूछ लिया, आपके एलजी थे, उन्होंने उनके घर को बुलडोज कर दिया। अभी व्यक्ति की आजादी पे और बात करें तो मेरे पास ऐसा और सारे उदाहरण है। तो अभी व्यक्ति की आजादी पे यहाँ पे बात मत करिए। सच्चाई क्या है कि यहाँ पे जो सोशल मीडिया ना, उसने लगातार आपसे वो सवाल पूछे जो उस मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाने का काम नहीं किया। अंशवत्स, अच्छा उनका ठीक है, मैं इस पर आपसे काउंटर मुझे लेना था। हाँ अंश, मेरा काउंटर आपसे ये था, सुनिए आपकी पूरी बात मैंने सुनी, बात इंटरनल पॉलिटिक्स और बात इसकी तो हो ही नहीं रही। मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना था, उस पर आपने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा क्या ये मैटर उतना ही सेंसिटिव आप लोगों के लिए नहीं है? हम इंटरनेशनल सिक्योरिटी की भी तो बात करते हैं ना इसमें। अब आप ये कह रहे हैं कि ये वाला वीडियो उन्होंने हटाया, ये वाला वीडियो हमने हटाया। सिर्फ एक बात, देश के प्रधानमंत्री का एक वीडियो मैसेज है जो कई घंटों के लिए गायब हो जाता है, तो उस पर स्टैंड विपक्ष का भी तो होगा ना, आप भी हो सकते थे वहां पर। मेरा बेसिक सवाल था ये। नहीं देखिए, मैंने साफ कहा कि अगर आप यहाँ पे बात करते हैं ना कि इस प्रधानमंत्री की वीडियो, क्या नेता विपक्ष की वीडियो का कोई महत्व नहीं है? इस देश के प्रत्येक उस नागरिक की वीडियो का कोई महत्व नहीं है जिसने सरकार से सवाल पूछने का काम किया? उस व्यक्ति की वीडियो का कुछ नहीं, या उस वीडियो का कुछ नहीं कि जिसने सरकार को आईना दिखाने का काम किया, उस वीडियो का कुछ नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी आके फ्रेंड्स करेंगे और उनके प्रवक्ता और नेता आके यहाँ पे टीवी डिबेट्स में बैठकर उनको दंगाई कहेंगे, तो आप यहाँ पे उनसे सवाल नहीं पूछेंगे? कौन सुनना चाहता है प्रधानमंत्री की मोदी जी की वीडियो को? आप बताइए। वो हमारे प्रधानमंत्री, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनके वीडियो को, उनके झूठ को कौन सुनना चाहेगा? लेकिन आप सबसे ज्यादा सुना गया अंश, सबसे ज्यादा सुना गया। मैं ये बात इसलिए पूछ रही हूँ, मुझे आगे बढ़ना है और मैं मानूं, पर सुनिए दुग्गल साहब हमारे साथ हैं, वो एक्सपर्ट हैं, वो बताएंगे एल्गोरिदम के बारे में सारी चीजें, उनसे मैं पूछूंगी। मेरा सवाल ये है यहाँ पर कि आप ये कहते हैं भाई कि किसी भी तरह का ऐसा कंटेंट जो माहौल खराब कर सके, उस कंटेंट को हटाने का पूरा अधिकार होता है। कोई ऐसा कंटेंट, कोई हेट स्पीच जो किसी की भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को आहत करे, ऐसा कंटेंट हटाने का अधिकार होता है। अगर पीएम के उस पर्टिकुलर वीडियो की मैं बात करूं, तो क्या उसमें आपको यह लगता है कि वो वीडियो ऐसा था कि वो माहौल खराब कर रहा है? क्या वो वीडियो ऐसा था कि वो किसी की भावनाओं को आहत कर रहा है? क्या वो वीडियो ऐसा था कि वो वीडियो दंगे भड़का देता? बस ये सवाल मेरा। पयोधी जी, हाँ पयोधी जी, मुझे आप एक चीज बताइए। पहली बात तो यहाँ पे आपने कहा कि माहौल खराब कर रहा है, ऐसा कोई वीडियो, मतलब एक वीडियो और सोशल मीडिया पे आ जाएगा वो माहौल खराब कर देगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा हेट स्पीच देने वाले नेता जो 2024 में लोकसभा चुनाव में निकले, उसमें सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम आया, उससे माहौल खराब नहीं हुआ। आपने यहाँ पे कहा कि उसको एल्गोरिथम, उन सब चीजों को लेके कि मोदी जी की वीडियो को सबसे ज्यादा देखा गया। एक सोशल मीडिया पे एक रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट के माध्यम से मोदी जी के जो है आधे से ज्यादा फॉलोअर्स, अगर मैं राजनीतिक बयानबाजियों की लिस्ट निकालूं ना, पक्ष और विपक्ष दोनों की, तो फिर सबको सोचना पड़ेगा। ये मैं अनंत अमित को भी कह रही हूँ। अगर मैं इन बयानों की लिस्ट निकालूंगी ना, अगर मैं चुनावों में पक्ष और विपक्ष के नेताओं की बयानों की लिस्ट निकालूंगी ना, तो पूरी चर्चा कम पड़ जाएगी, पूरा 1 घंटा कम पड़ जाएगा। मैं कह रहा हूं कि आप लिस्ट निकालिए, एक लिस्ट में भी आपको दिखाता हूं। टॉप 10 नेताओं में से 6 नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं जो कि संवैधानिक पद पे बैठे बड़े बड़े पद पे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी टॉप पे है, योगी आदित्यनाथ जी उसमें सबसे ज्यादा आते हैं, अमित शाह जी उसमें आते हैं, हेमंत बिश्व शर्मा उसमें आते हैं। टॉप 10 में से 6 भारतीय जनता पार्टी के नेता जो संवैधानिक पद पे है और खुल के कहते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। ठीक है, इस पर 10 सेकंड का जवाब दीजिए, विजय राठी के पास जाना है मुझे। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मैं कपड़ा देख के लोगों को पहचान, मैं ये चाह रही हूँ एक लार्जर पर्सपेक्टिव से इस पे चर्चा कीजिए और ये देखिए कि ये जो अभी सत्ता पक्ष के साथ हो रहा है, कल को विपक्ष के साथ होगा। आप ये मान लीजिए आप वहां बैठे होंगे तो आपके साथ भी होगा। तो क्या इस पर एक कॉमन थिंक टैंक या कॉमन फ्रेमवर्क की जरूरत है जिस पर सबका साथ होना होगा? किस दिशा में सोचिए, मैं आ रही हूं। हम तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का जो वीडियो डिलीट हुआ वो नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उस नेता विपक्ष राहुल गांधी जी के वीडियो पे भी सरकार को चिंता करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का वीडियो डिलीट हो गया वो बहुत बात है। जवाब दीजिए।